76 76 में है how many eggs will be formed from an ovary of a woman in absence implantation of an embryo? Sorry, from an ovary of a woman in absence implantation of an embryo. इसका भी हमको याद नहीं है एग्जैक्टली। ऐसे तो एग का जो फॉर्मेशन है तो, लेकिन इम्प्लांटेशन लिखा हुआ है ना, एब्सेंस इन एब्सेंस इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का जो इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो कितना एग फॉर्म्ड हो जाता है ओवरी में, है ना। तो इसका भी आइडिया नहीं है, हमको देखना होगा, नहीं बता सकते इसका भी। ठीक है, और आगे बोलो। 78 तो 76 ऐसा इस टाइप का तो कहीं हम लोग इसमें भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, आई मीन बुक्स में है नहीं, सिलेबस के थोड़ा सा बाहर है, बट कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे अगर हम ऐसा तो एक ही एक फॉर्म होता है हर एक अल्टरनेट मंथ में, ठीक है, लेकिन इम्प्लांटेशन के टाइम पे क्या इसको देखना पड़ा। ठीक है, चलो देख लेंगे। where does maturity is observed in sporophytic stage of the plant? In gemina, in primary structures, in sporophyll, in eggs. Where does maturity is observed in the sporophytic stage of the plant? मैच्योरिटी देखो, मैच्योरिटी में तो तुम्हारा जो एग एंड जेमिना है वो तो होगा नहीं, आंसर बी एंड सी में ही कोई है। ठीक है, वेयर डज मैच्योरिटी इज ऑब्जर्व्ड इन द स्पोरोफिटिक स्टेज, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होना चाहिए, देख लो आंसर एक बार। ठीक है, वेयर डज मैच्योरिटी इज ऑब्जर्व्ड इन द स्पोरोफिटिक स्टेज ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो इसका आंसर जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, स्पोरोफिल तो एकदम लास्ट वो फेज है, सारा मेच्योर होके ही होगा, बट इसके पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही मैच्योरिटी ऑफ एग दिख रहा है ना, सॉरी मैच्योरिटी ऑफ किसका है, मैच्योरिटी इज ऑब्जर्व इन द स्पोरोफिटिक स्टेज ऑफ द प्लांट। ठीक है, वेयर डज मैच्योरिटी स्टेज, हाँ तो वही प्राइमरी स्ट्रक्चर ही होगा। पहला स्ट्रक्चर में मैच्योरिटी जो है ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो दिखने लगता है कि मैच्योर जो फॉर्म है वो वहां पे दिखने लगेगा, वही धीरे धीरे एडवांसमेंट लेयर वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो वो अल्टीमेटली फिर स्पोरोफिटिक बनाता है। आंसर बी होगा। आंसर क्या है इसका? बी है सर। वही होगा। ठीक है, और बोलो सर 76 वाले क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? वही तो एक्चुअली क्या लिख रहा है, इन एब्सेंस ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रायो। ठीक है, अगर एम्ब्रायो का इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तो उस टाइम पे ओवरी कितना एग को फॉर्म करेगा, यही तो स्टेजेस तो confusion- स्टार्ट होता है year मोरुला। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली क्या है कि इसमें ये लिख रहा है, डिवीजन देना चाहिए ना, डिवीजन नहीं दिया है, वही कंफ्यूज हो गया। यहाँ लिख दिया है क्या तुम्हारा, हाउ मेनी एग विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो एग होगा नहीं ना, क्योंकि एक टाइम से ओवरी से एक एग निकला, अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो वही अब अल्टीमेटली एम्ब्रायो बनेगा। लेकिन यहाँ पे स्टेजेस लिखना चाहिए था, इसीलिए हम ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि ये पूछना कैसे रहे, क्योंकि अगर एग पूछता है तो एग नहीं होगा। ठीक है, एग उसमें नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये तो खैर कोई ही नहीं है, क्योंकि इम्प्लांटेशन जो है 1 वीक के अंदर में हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा उसके 1 सप्ताह के बाद हो जाएगा, 7 डेज के बाद हो जाएगा। लेकिन उसके पहले इम्प्लांटेशन मतलब यहाँ पे एम्ब्रायनिक का फॉर्मेशन का स्टेज पूछना चाहिए, बट यहाँ पूछ दिया है एग। ठीक है, अगर ये पूछता कि नहीं जाइगोट कितना डिवाइड हो जाता है, लेकिन
अब जैसे इम्प्लांटेशन है तो इम्प्लांटेशन स्टेज का भी 3-4 स्टेज है ना, मारुला है, ब्लास्टुला है, ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, तब ना इसीलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को में थोड़ा कंफ्यूजन है हमको भी, तो इसको एक बार देखना पड़ेगा हमको कि क्या कहना चाह रहा है। मेरे हिसाब से तो अगर कहना चाह रहा है स्टेज, तो स्टेज भी मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि मारुला का स्टेज अलग है, ब्लास्टुला का स्टेज अलग है, ब्लास्टोसिस्ट का अलग है। मारुला में क्या होता है, 16 सेल तक डिवाइड करता है तभी वो कन्वर्ट होता है, मतलब 2 से 16 सेल स्टेज तक वो मारुला कहलाता है। उसके बाद अगर फर्दर डिवीजन है तो वो ब्लास्टुला, फिर वही ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है। वो भी दिया नहीं है, इसीलिए हम 76 वाला थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए उसको हम देख लेंगे फिर हम बताएंगे। आगे बोलो, इसमें और बताओ। एक क्वेश्चन वो था, सेक्शुअल और एक क्वेश्चन कौन सा बोले थे जो नहीं बता पा रहे थे, वो हाउ मेनी मतलब पॉलीकार्पिक ना, उसको देख लेंगे, क्योंकि उसमें देखो इसमें ये इस तरह के क्वेश्चन को ना सर्च कर लो एक बार, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल एग्जैक्टली याद नहीं है, इसीलिए तो एग्जाम्पल को उसी से देखा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में उतना भी नहीं दिया कि पॉलीकार्पिक कौन है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया है, ठीक है, तो उसको वहां से हम लोग देख सकते हैं। और बोलो। सही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन नंबर बोलो। 62 नहीं 53 63 एक सेकंड, 53 53 53 ना, यस सर। हाँ 53 53 हाँ 53 में दिया है सब टेरानेन क्लिस्टोगैमी एंड जियोफिलस फ्लावर अकर इन, ये तो वर्ड ही अलग है, क्लिस्टोगैमिक और जियोफिलस, वायोला, कॉमेलिना, फीकस, क्लिस्टोगैमस एंड जियोफिलस फ्लावर अकर इन। जियोफिलस क्या होता जियोफिलस ग्रेविटी के कारण जो होता है, एंथोसिफेलस, कॉमेलिना, क्योंकि 3 तो वहाँ एग्जांपल याद है दिया, ऑक्जेलियस, कॉमेलिना एंड एक और एग्जांपल, बट वो क्लिस्टोगैमी है। क्लिस्टोगैमी का एग्जांपल देखो वहाँ, तो आंसर मिल जाएगा वहीं से, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से क्लिस्टोगैमी अगर है तो है, एग्जांपल तो है, बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया हुआ लोग। एक सेकेंड, है? वायला में भी होता है, कॉमेलिना में भी होता वही चीज देख लेते हैं थोड़ा। है, ऑक्सैलिस सब में होता Oxalis and Commelina or Viola produce 2 type of flower, chazogamy flower which are similar to flowers। देखना पड़ेगा, तब वो जो एक नया नाम है वर्ड ना, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, उसका हमको आइडिया नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल में तो वियोला भी दिया हुआ है, कॉमेलिना भी दिया हुआ है, और फाइकस, और एक है एंथोसिफेलस, देखना होगा। 73 हम देख लेंगे। आगे बोलो। है। 62 62 तो इसमें क्या दिक्कत हो गया? एलोगैमी क्या होता है? एलोगैमी और ऑटो एलोगैमी इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। तो हाँ, एलोगैमी का वर्ड है क्रॉस पॉलिनेशन। इन नेचर एलोगैमी इज 62 ना, मेट विद इन डैश श्योरली, तो क्या हो जाएगा बताओ? यूनिसेक्सुअल। तो आंसर ए होना चाहिए, देख लो आंसर ए है, एलोगैमी मतलब क्रॉस। हाँ बोलो आगे। और बोलो। एलोगैमी सब जगह देखो, एलोगैमी ऑटोगैमी दिया है, जेनोगैमी क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगैमी मतलब क्रॉस, ठीक है। और बताओ। 71 71
which of the following hydrophilus, दूसरा ही नंबर हमको तो उसके बाद है pollination in water Anicornia water syntax. In majority of aquatic plant, flower emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind. ठीक है. In most of the water pollinated species, pollen grain are protected from wetting due to absence of miscellaneous covering. The hydrophilus plants pollen grain are spherical. इसका तो आंसर जो है देखो इसमें फॉल्स पूछ रहा है ना, तो फॉल्स में है इन मोस्ट ऑफ द प्लांट वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज pollen grain are protected from wetting due to absence of, तो एब्सेंस नहीं प्रेजेंस होता है मिसलेस कवरिंग, क्योंकि किसी पॉलन ग्रेन का जो आउटर कवरिंग है वो मिसलेस कवरिंग है. ठीक है, तो मिसलेस कवरिंग का नाम ही काम ही होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर, आई मीन उसको वेट कर सकता है, वेट से बचाता है. तो फॉल्स में 5वां नंबर तो आएगा ही. बाकी बात पहला दूसरा तीसरा तीनों तो सही है. चौथा भी आंसर इन मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट फ्लावर इमर्ज एबव द, ये भी सही है, इंसेक्ट एंड विंड से होता है. इन हाइड्रोफिलस प्लांट मेरे हिसाब से आंसर लास्ट मतलब 5 and 6 होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि देखो वेल्सनेरिया एंड हाइड्रेला फ्रेश वाटर है, एग्जांपल है तुम्हारे सामने, देख लेना इसको. वेल्सनेरिया इन इपिड्रोफाइलस एंड जोस्टराइज हाइड्रोफाइलस, ये भी सही है. पॉलिनेशन इन वाटर लिली, लोटस, इकॉर्निया टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट, ये भी सही है. और उसके बाद है मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड, ये भी सही है. एंड सबसे लास्ट में है हमारा 5वां नंबर इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड पॉलन ग्रेन. देखो वहां लिखा हुआ है एब्सेंस ऑफ, 5वां नंबर में एब्सेंस ऑफ मिसलेनियस नहीं, प्रेजेंस ऑफ मिसलेनियस के कारण वो क्या होता है, वेट होता है. ठीक है. दूसरा इन हाइड्रोफिलस प्लांट पॉलन ग्रेन आर स्फेरिकल, जरूरी नहीं कि सबका पॉलन स्फेरिकल ही हो, और हाइड्रोफिलस का तो स्फेरिकल ऐसे भी नहीं होता है. ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर इसमें होना चाहिए सी. फॉल्स में 5वां 6वां होना चाहिए. देख लो आंसर क्या है. SSC है. तो एपिहाइड्रोफिलस क्या होगा? वाटर की जो सरफेस पे होता है ना पॉलिनेशन. हाँ वही है, एपिहाइड्रोफिलस वही है. ठीक है, एपिहाइड्रोफिलस वही है. एपिहाइड्रोफिलस का मतलब ही होता है वैसा वाटर, ठीक है, जो कि वाटर के सरफेस से बाहर पॉलिनेट होता है, वही चीज है उसमें. ठीक है, और बोलो. समझ में आया एपिहाइड्रोफिलस? यस सर. और कोई क्वेश्चन? मतलब एपिफाइलस का मतलब पॉलिनेशन जो होता है वाटर सरफेस से बाहर होता है, उतना ध्यान रखो. जो कि जो चेहरा वगैरह में होता है, ऐसे भी वाटर हाइसेंथ के बारे में बताए थे कि वाटर हाइसेंथ का सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों करता है. ठीक है, सेक्सुअल के केस में तो तुम्हारा एवेस्टेटिव है जो कि ऑफसेट एग्जांपल है, और यहाँ पे वो एग्जांपल दे दिया, दोनों को मिला के पूछता है क्वेश्चन. इसको ध्यान रखना. थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन रहता है, थोड़ा बाहर का भी रहता है कुछ क्वेश्चन. ठीक है, तो उस चीज को क्वेश्चन बनाने से क्लियर हो जाएगा, और फिर इसमें रहता है, इसको ध्यान रखना. थोड़ा एग्जांपल को ही ध्यान रखना, जैसे बोले पेरिकार्प, जो हम पिछले क्लास में उनको ब्रीफ किए थे, उतना तो ध्यान रखना ही. बाकी बात कुछ क्वेश्चन आएगा तो उसको भी जरूर करना, क्योंकि क्वेश्चन कुछ बाहर से इसमें बन जाता है. ठीक है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना, तो क्वेश्चन बनाने से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और बताओ. 88. 88. 88.
हाँ, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite flower. So self-pollination, these show autogamy are dioecious. Majority of flowering plants. Produced. So self-pollination are dioecious. So pollination. इसका आंसर बस इसमें कंफ्यूजन हो रहा, प्रोड्यूस hermaphrodite flower, ये तो नहीं होगा। इसका आंसर देखो ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी देखो तो डी आंसर है क्या? ए है सर, hermaphrodite। hermaphrodite है ना? hermaphrodite, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर hermaphrodite प्रोड्यूस hermaphrodite फ्लावर, समझे? Bisexual। बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब एक नहीं दोनों? Anther और anther और ठीक 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 ठीक, वही ठीक है, आंसर ये दे रहा था, ठीक। तो ऐसा क्यों सर? हाँ, मेजोरिटी ऑफ फ्लावर वही होता है ना, बहुत कम, मैक्सिमम में ऐसा देखा गया। और हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन को लेके तो ऑटोगैमी हम बोल दिए, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी में जब hermaphrodite फ्लावर होगा तो ऑटोगैमी भी मेजोरिटी करेगा, बट कहीं कहीं केस में हम लोग देख रहे हैं कि थ्रू एजेंट के थ्रू जा रहा है, तो ऑटोगैमी इसके एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है। और प्रोड्यूस hermaphrodite फ्लावर मैक्सिमम केस में ऑब्जर्वेशन ऐसा किया गया है, ऐसा होता है इसीलिए, ठीक है, कि मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा। बस, और बताओ। 93। ये तो 93 में क्या दिक्कत है, ये तो इजी है। हमको नहीं समझ में है। उसमें क्या है, तुम पॉलन ग्रेन को देखो और उसको फ्यूज करो, बस कौन एम्ब्रायो बनेगा, ठीक है। 93 में क्या लिखा है? द एबव डायग्राम refers the self incompatibility, the genotype of embryo and endosperm are, ठीक है। तो pollen grain stigma style, इसमें मेल में देखो S3 and S4 एंड फीमेल में S1 and S4 है, ठीक है। तो इसमें है, इसमें तुमको कुछ नहीं करना है, जो मेंडल लॉ है ना, जो मोनोहाइब्रिड का केस है, उसको तुम वहां पे बैठा और उसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस वहाँ गैमेट के तौर पे S3 S1 लेना, वो समझ में तुमको आ जाएगा, ठीक है। पहला देखो आंसर इसका मेरे हिसाब से S1 3 S4 S4 3 सेल्फ अगर कराते हैं तो मेरे हिसाब से जो है S1 S6 को कराना पड़ेगा वैसे, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से जो लग रहा है, देखो एम्ब्रायो जो है, एम्ब्रायो तो सिंपली फ्यूजन है, तो आंसर देखो या तो ए होगा या तो सी। हम तुमको बता रहे हैं जो एक्सपेक्टेड आंसर है, आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। लेकिन जब एंडोस्पर्म की बात आती है तो वहाँ डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तो तुम एंडोस्पर्म का जब क्योंकि एम्ब्रायो तो ए या सी में कंफर्म है, उसी दोनों में कोई ना कोई होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 गैमेट बन रहा है, ठीक है। जब 4 गैमेट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें फ्यूजन होगा ही और 2 ऑफस्प्रिंग आएगा ही। और एंडोस्पर्म में जब बात करते हैं तो एंडोस्पर्म में देखो हमेशा ट्रिपल फ्यूजन का केस रहता है, क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होगा। जो ट्रिपल फ्यूजन का मैकेनिज्म है ना, वही एंडोस्पर्म बनाता है, जो पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जैसे मान लो S1 है तो S1 के साथ S3 चला जाएगा, ठीक है। लेकिन S4 के बाद S4 के साथ S3 चला जाएगा, S1 के साथ S3 और S4 के बाद S3 चला जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखो आंसर, या आप देखो एंडोस्पर्म में कंफ्यूजन क्या क्रिएट कर दिया है, एंडोस्पर्म में कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि आंसर बी या सी में होना चाहिए एंडोस्पर्म का जो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बट बी कभी नहीं होगा, क्योंकि एम्ब्रायो जो होता है वो बनेगा ही नहीं,
और उस हिसाब से सी आंसर सी आंसर। होना चाहिए। हाँ, आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि एम्ब्रायो का कॉम्बिनेशन भी वहाँ सही बैठ रहा है और एंडोस्पर्म का भी कॉम्बिनेशन वहाँ पर सही बैठ रहा है। ठीक है, और एम्ब्रायो के केस में बी तो कभी नहीं होगा, तो एंडोस्पर्म होगा ही नहीं। मेथड ऑफ पालन सेल्फ इनकॉम्पिटेबिलिटी ना, आंसर सी होना चाहिए। देखो आंसर देख लो। हाँ सर सी है। हाँ वही होगा, क्योंकि देखो एम्ब्रायो मतलब सिंपल है, गैमेट का फ्यूजन, तो दो वहां पे चार ये देखो S3 S4 S1 S4 दोनों बन रहा है। S4 जो है, हाँ, एक S1 जो है एक बार S3 से करेगा, और सॉरी S3 जो है वो S1 से करेगा, और एक S3 जो है S4 से कर लेगा। S4 सेम, हाँ S4 से, तो क्योंकि इस सेम टाइप का डिफरेंट टाइप का गैमेट ही हम लोग यहाँ पे ले, और उसके बाद इसका फ्यूजन है, यही होगा। ठीक है ना, आंसर सी होगा। आगे बोलो। 96. 96. The ability of crystal to recognize the pollen followed by the acceptance of rejection is the result of continuous dialogue between pollen grain and the pistil. The dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of crystal, which of following chemical mainly takes place in the interaction. तो कौन हो जाएगा? इसमें न्यूक्लियोटाइड तो नहीं होगा, प्रोटीन, मिनरल्स एंड लिपिड और इंसुलिन, सॉरी इनुलिन। तो तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड एंड इनुलिन लिपिड तो होगा नहीं, प्रोटीन एंड मिनरल्स। The ability of the crystal is to recognize the pollen followed by acceptance of or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the crystal. ठीक है, the dialogue is mediated by chemical। इसमें प्रोटीन आ जाएगा, मिनरल्स नहीं आएगा, प्रोटीन। ठीक है, ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं बताओ? प्रोटीन हम क्यों लिखे, लेकिन इसका आंसर कुछ और है, एनसीईआरटी में भी है। ये पॉलन ग्रेन का तो आउटर कवरिंग होता है स्पोरोपोलिन का ना, तो मतलब वो लिपिड है, तो लिपिड हो सकता था। लिपिड नहीं होगा ना, एक्सेप्टेंस है, पॉलन का एक्सेप्टेंस कौन करेगा? ठीक है, तुम पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन जब पढ़ोगे तो वहां पे तुमको दिखेगा सर्टेन टाइप ऑफ एंजाइम रिएक्ट, या फिर बोल सकते हैं सर्टेन टाइप जो होता है वो एक्शन करना स्टार्ट करता है, जिसके कारण पॉलन ग्रेन को, कंफर्टेबल पॉलन ग्रेन को अंदर लेके जाता है ना, पढ़ना। लेकिन एंजाइम जो है, वो एंजाइम जो है वो किस चीज का बना होता है? एंजाइम किस चीज का बनता है? तो प्रोटीन बाय नेचर। प्रोटीन, हाँ प्रोटीन बाय नेचर है, हम लोग ऐसे भी जानते हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ठीक है, तो वही आंसर जो है उसका प्रोटीन यहाँ पे होना चाहिए एंजाइम, बट उसी चीज का केमिकल फॉर्मूला लिखा है, वहां पे लिखा भी है, देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, केमिकल फॉलोइंग केमिकल मेनली टेक पार्ट इन द इंटरएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम है, बट एंजाइम जो प्रोटीन से बना रहा था, तो आंसर प्रोटीन होना चाहिए, और वही होगा, मिनरल्स तो होगा नहीं कभी। ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड तो होने से रहा एक लिपिड और इनुलिन। लिपिड जो है वो तो पॉलन ग्रेन का है ना, लेकिन यहाँ तो पिस्टल का भी तो अपना मैकेनिज्म है। ठीक है, और जब तक पिस्टल इंटरेक्शन नहीं करेगा तब तक वो एक पॉलन ट्यूब बनाने का जो काम है वो नहीं कर रहे, क्योंकि पोर्स में जाने का अलाउ वो एंजाइम ही करता है, सर्टेन एंजाइम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उसको और प्रोटीन बोलेंगे। और आगे बोलो। समझ में आया प्रोटीन क्यों बोले? यस सर। ठीक, 106। 106। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो नहीं आ रहा है, और आ रहा है मेरा सबका वीडियो? नो सर, पॉज है का वीडियो। वीडियो आ रहा है मेरा? तो वीडियो मतलब पॉज है, मतलब आप खेल नहीं रहे हैं। ओ, क्या हो गया भाई? सर बस आपका ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं। एक मिनट रुको। आया? अब तो ब्लैंक हो गया।
ब्लैंक हो गया। अब आया? नहीं। नो नहीं आया? सर। रुको रुको रुको, ये रुको, हम फिर से ज्वाइन। अब आया? यस सर। बोलो बोलो। तो 90 क्या बोले तुम? 100? 6. 6, हाँ। Pollen tube enters the embryo sac usually by penetrating egg cell by destroying antipodal cell through one degenerative synergy between persistent synergy and central. Pollen tube enter the embryo sac usually penetrating the egg cell by the penetrating egg cell तो penetrate नहीं करेगा through one degenerated synergy by destroying antipodal cell का destroying तो नहीं होना चाहिए between persistent synergy and central cell enters the embryo sac usually. उसमें तो लिखता है filiform apparatus guides the entry of the pollen tube. हाँ लिखा हुआ है pollen tube enters the embryo sac usually. enters the वो तो हमको पता है, filiform है, माइक्रोपाइलर एंड भी लिख सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पे कुछ प्रोसेस और मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछ रहा है। बाय पेनेट्रेटिंग एग सेल के पेनेट्रेटिंग से अंदर करेगा नहीं, बाय डिस्ट्रॉइंग एंटीबॉडी ये तो होगा ही नहीं। बिटवीन परसिस्टेंट सिनर्जीड एंड सेंट्रल सेल तो नहीं जाएगा, लेकिन डिजनरेटेड सिनर्जीड कैसे डिजनरेट कर जाएगा भाई, क्योंकि वहां तो बाद में जो एक सिनर्जीड सेल जो लार्ज साइज में होता है वो तो एग है। देखो तो इसका आंसर क्या ए है क्या, सॉरी बी है क्या? बी है सर। बी है, लेकिन डिजनरेटेड कैसे होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि सिनर्जीड के थ्रू वो अंदर जाता है। तो अगर फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स नहीं है तो सिनर्जीड दिया हुआ है तो पहला सिनर्जीड ही मिलता है, क्योंकि सेंट्रल सेल तो बाद में मिलेगा वो, ठीक है, लेकिन पहले जाएगा। लेकिन डिजनरेट बोलता है थ्रू वन डिजनरेट सिनर्जीड, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, आंसर तो खैर सिनर्जीड से रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर बी हमको लगा कि वही होगा, इसलिए हम बता दिए। बाकी ये तीनों तो आंसर नहीं है, ये कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि एक सेल का पेनिट्रेशन से होता नहीं है। एंटीपोडल सेल डिस्ट्रॉय किसी हालत में नहीं होगा, क्योंकि वो ऊपर में रहता है। बिटवीन परसिस्टेंट सिनर्जी एंड सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल सेल अगर ऐड है तो यहाँ पे डी भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर बी ही होना चाहिए। आंसर बी भी है तो ठीक है। ठीक है, अभी नहीं, बाद में नहीं, कुछ नहीं है, नहीं है, जाओ क्लास ले। आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बोलो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से पूछना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, चलो पूछ लो। वही सेल डिवीजन वाला। सेल डिवीजन वाला क्या बताओ? क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनिज्म if the normal diploid number of chromosome is 8, then how many chromatid are present in each daughter cell at the end of meiosis 1? इसमें रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है ये? हाँ। ये इसमें है क्या, असाइनमेंट में है क्या? नहीं असाइनमेंट में नहीं है, अलग है। क्वेश्चन फिर से बोलो तो समझ नहीं आया। if an organism if the normal diploid number of chromosome is 8, डिप्लॉयड है 8, हाँ, ठीक है, हाँ, then how many chromatid are present in each daughter cell at the end of meiosis 1? एट द एंड ऑफ meiosis 1 क्रोमेटिड बोल रहा है ना, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड।
नहीं नहीं 98 हो जाएगा ना, तो अगर मान 1/4 n है मियोसिस है ना इसमें, हाँ म्यूसिस 1 आंसर 16 है देखो तो, 16 ऑप्शन है लेकिन आंसर पता नहीं क्या है। आंसर 16 ही होना चाहिए क्योंकि मियोसिस है तो वो हाफ हो जाएगा, उस हिसाब से हम बोल रहे हैं। तो पता कैसे चला 16 होगा? मियोसिस है ना, तो मियोसिस में क्या होता है, रिडक्शनल होता है, तो 16n है तो डिवाइड 8n हो गया, वही ना होता है। 2n है तो n हम ऐसा सोचे हैं, ठीक है। क्वेश्चन मेरे पास सामने, तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्रोमेटिड्स पूछ रहा है। क्रोमेटिड्स बोलते हैं इसको, ये वाला पार्ट को, ये आधा होगा, ठीक है। तो 16, अच्छा आंसर 32 भी है क्या? नहीं ऑप्शन में 32 है? नहीं 2 4 8 और 16 2 4 8, हाँ 16 ही होगा। और माइटोसिस होता तो डबल हो जाता, माइटोसिस तो डबल हो जाता, सॉरी माइटोसिस डबल नहीं, सॉरी माइटोसिस होता तो वही रहता, 16n है तो 16n ही रहता है, ठीक है। और जब ये, क्योंकि माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोमल नंबर इक्वेट होता है, और मियोसिस में हाफ हो जाता है, जो कि गैमेट सेल में, आई मीन जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है या oogenesis प्रोसेस है, उसमें जो होता है वो सेक्स सेल से क्या होता है, मियोसिस प्रोसेस से मतलब बनता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा। लेकिन जब बॉडी सेल की बात करेंगे तो बॉडी सेल जो डिवाइड होता है वो माइटोसिस प्रोसेस होता है, इसीलिए हम ऐसा थ्योरी से लगाए हैं कॉन्सेप्ट। तो आगे का म्यूसिस में 1 से 4 बनता है ना, मतलब मियोसिस में 1 से नहीं 4 नहीं क्यों बनेगा? गैमेट मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में वो तो अलग प्रोसेस है ना, बट अगर तुम बात करोगे क्रोमोसोम नंबर का तो हम बोल रहे हैं, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर पूछ रहा है, हम नंबर ऑफ सेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके क्रोमोसोम नंबर का बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, माइटोसिस में इक्वेशनल होता है, मियोसिस में रिडक्शनल होता है, चाहे जितना बने, ठीक है। जैसे बोलता है कि एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बनता है, लेकिन स्पर्मेटोजोआ का अगर क्रोमोसोम नंबर तुम देखोगे तो n ही रहेगा, ठीक है। तो वो अलग मैकेनिज्म है, लेकिन मियोसिस ही यहाँ पे हो रहा है ना। और माइटोसिस में क्या होता है कि अगर 2n है तो वो भी 2 सेल में डिवाइड होगा, लेकिन उसका भी 2n ही होगा, आई मीन क्रोमोसोम नंबर भी 2n होगा। जैसे हम लोग का बॉडी सेल, मान लो सेल किसी तरह से खत्म, डेड हो गया, तो नया सेल बनेगा ना, तो हमारे बॉडी में जो सेल है उसी से नया सेल बनने वाला है, और तो कहीं से आने वाला है नहीं। तो जो हमारा बॉडी का सेल है क्रोमोसोम नंबर 2n, तो वो भी 2n एंड 2n में होगा, तो ये माइटोसिस हो गया। और मान लो 2n है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब मेल हो या फीमेल है डिप्लॉयड होता ही है, ठीक है। लेकिन जब ये होगा XNY, ये जब होगा तो XNX, कहने का मतलब हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है मियोसिस, जो कि गैमेट का क्रोमोसोम नंबर है। हम लोग बोलते हैं गैमेट इज हैप्लॉइड और ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड अगर फ्यूजन से बना है तो, ठीक है। तो इसीलिए हम ऐसा थ्योरी लगाए, मतलब कोई कॉन्सेप्ट। और आगे बोलो। एक काम करना, क्वेश्चन जो है ना वो उसमें ऐप में डाल देना ना, हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। हेलो, ठीक है डाल देंगे। हाँ उसको एक बार थोड़ा डाल देना, ताकि हम उसमें पोस्ट करना, थोड़ा देखेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा है, एक बार हमको देखना होगा, लेकिन मेरे हिसाब से 16 ही होना चाहिए। हाँ और बोलो। सर चैप्टर 3 एक बार ब्रीफली रिवीजन करवा दीजिए। करा देते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है, चैप्टर 3 ही आज हम रिवीजन कराने वाले थे, और चैप्टर 4 जो है उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, उसका एग्जाम्पल्स वगैरह करो काफी है। चैप्टर 3 में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है जो तुमको हम आज बताने वाले थे, ठीक है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा अलग अलग कुछ है, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड्स आ जाता है, तो वर्ड्स अगर एक्स्ट्रा भी आ जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन में तुमको एग्जैक्टली पता ही चल जाएगा, ठीक है। हम तुमको बता देते हैं कहाँ से, क्योंकि 2016 में फेज 2 में
एक वर्ड आया था नेबर कर्न, ठीक है, जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन से था, बट उसका 3 जो अलग मैचिंग है वो तुम्हारा एनसीईआरटी से ही था, तो इसलिए घबराने का जरूरत नहीं है। सबसे फर्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ पहला क्वेश्चन है स्क्रॉटम से, ठीक है, एनसीईआरटी सामने है तो उसको नोट करते जाना। स्क्रॉटम से, स्क्रॉटम क्या करता है, तो स्क्रॉटम क्या करेगा बताओ? बॉडी टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर को लो कर देता है। हाँ, नहीं, बॉडी body नहीं, टेम्परेचर को लो वहाँ करेगा या फिर वो टेस्टिस को? टेस्टिस को लो करेगा। हाँ, तो ऐसे Maintaining थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन उसको बोल सकते हो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट या ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। स्क्रॉटम का काम होता है 2 से 3 डिग्री, जो एनसीईआरटी में डाटा तो ऐसे दिया 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। ये पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट से पूछता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ करो, ठीक है ना। जो डाउट पूछना होगा तो उस टाइम पे पूछो, ठीक है। चलो तो हम फिर स्टार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट है तुम्हारा सर्टोली सेल एंड लेडिक सेल। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल? गिव न्यूट्रिशन फॉर्मेटेड को स्पर्म में कन्वर्ट करता है। हाँ, और नहीं, सर्टोली सेल स्पर्म में क्यों कन्वर्ट करेगा? गिव न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। गुड, नरिशमेंट देता है वो। एक बस वर्ड याद रखो, नरिशमेंट देता है सर्टोली सेल। एंड लेडिक सेल जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, उसका काम होता है ICSH निकालना, मतलब कि एक तरह का छोटा सा, मतलब एक ICSH मतलब हार्मोन है, और जो कि टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता है ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। ये है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और हाँ बोलो। ये डिफरेंशिएट नहीं करता है स्पर्मेटेड को स्पर्मेटोजोआ में? कौन? सर्टोली सेल, नर्व सेल यही है ना? नहीं, सर्टोली नहीं, वो नहीं है। नर्व सेल कहने का मतलब नरिशमेंट देना, एक तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। कन्वर्ट क्यों करेगा उसको? कन्वर्सन तो प्रोसेस में चला जाता है जो डिफरेंशिएट। नहीं, सर्टोली सेल का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, एंड लेडिक सेल का काम होता है टेस्टोस्टेरोन के कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। वही टेस्टोस्टेरोन जो होता है काम करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में, बस यही चीज है। और उसके बाद देखो सबसे लास्ट पैराग्राफ में जाओ, पेज नंबर 43, सबसे लास्ट पैराग्राफ में जाओ, पेज नंबर 43, उसमें लिखा हुआ है मेल सेक्स एक्सेसरी ऑर्गन, या फिर लिखा हुआ है डक्ट। तो इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इसमें वो पूछता है, क्या बोलते हैं, सीरीज पूछता है, ठीक है। कि पहले कौन आया, तो रेटेटेस्टिस, उसके बाद कौन है, तो वासा डिफरेंशिया, उसके बाद कौन है, एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंशिया। तो कभी कभी एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस में मेनली डिफरेंस क्या, जैसे बोलता है वासा डिफरेंशिया का अलग काम है, एपिडाइडमिस का अलग काम है, फिर काम क्या है। तो ध्यान रखना, एपिडाइडमिस जो है वो स्टोर करता है फ्लूइड को, स्पर्म को स्टोर करता है, और वासा डिफरेंशिया स्पर्म डक्ट, वहां से वो यूरेथ्रा तक लेके जाएगा, ठीक है। यही है इसका। अब देखो ये है, उसके बाद तो स्पर्म वासा डिफरेंशिया का हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पेज नंबर 44, वासा इफरेंशिया है ना, वासा डिफरेंशिया, इफरेंशिया पहले है, डिफरेंशिया बाद में है। डिफरेंशिया स्पर्म डक्ट है। हाँ, वासा डिफरेंशिया डी जिसको स्पर्म डक्ट बोल रहे हैं। इफ्रेंसिया तो बहुत पहले है, वासा डिफरेंशिया के पहले एपिडाइडमिस है, उसके पहले इफ्रेंसिया। वहाँ पे लिखा हुआ है रेटेटेस्टिस, इफ्रेंसिया, एपिडाइडमिस एंड डिफरेंशिया, मतलब वासा डिफरेंशिया लिखा हुआ है। तो ये सीरीज पूछता है, और ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। तुम बोलोगे तो हम ईयर भी बता सकते हैं, ठीक है, एक सेकंड हम ईयर भी बता देते हैं। तो रिसेंटली ही पूछा है, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं पूछा है। सर लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन पूछ लेंगे। लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन जो है, एक सेकंड रुको। जैसे 2009 में जो क्वेश्चन पूछा है, जो सीरीज से पूछा है, वो बता देते हैं।
स्पर्मेटोजेनेस का ऊपर से नीचे, पहला कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, स्पर्मेटोगेन या फिर प्राइमरी स्पर्मेटाइट, सेकेंडरी स्पर्मेट, सेकेंडरी, इस तरह का सीरीज को ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके बाद 2009 में ही एक और सीरीज पूछा है जिसमें ये लिखा गया है कि कौन पहले है ग्लैंड के हिसाब से, सेमिनल वेसिकल पहले है, उसके बाद प्रोस्टेट है, उसके बाद यूरेटर है, उसके बाद बल्बोरेटर। इस तरह का सीरीज को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सीरीज में पूछा है। मेमोरी ग्लैंड का सीरीज पूछ सकता है, कौन मेमोरी डक्ट है, कौन एम्पुला है, कौन लैक्टिफेस डक्ट है, ये पूछा है। ठीक है, उसके बाद जो है जो हम बताने वाले थे ये सीरीज, हाँ सीरीज जो है सॉरी ये ओव्यूलेशन में जो है कौन प्राइमरी फॉलिकुलर है, कौन टर्सरी फॉलिकुलर है, फिगर के साथ पूछा है, फिगर के साथ पूछा है। देखो हम तुमको दिखा देते हैं, देखो ये क्वेश्चन, ये देखो दिख रहा है तुमको, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन Yes, देखो, sir. ये क्वेश्चन, ये सब पूछा हुआ 2009, ये जो क्वेश्चन 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, वो चीज है। और जो हम तुमको मतलब बताने वाले थे, हाँ 2016 फेज 2 में जो है ये वाला प्रोसेस, मतलब ये सीरीज पूछा है। ठीक है ना, तो सीरीज से 3-4 बनता है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, और उसके बाद वो मेल एक्सेसरी डक्ट पूछ सकता है, मेमोरी ग्लैंड का जो है वो पूछ सकता है, वो इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी में जाओ, ये पैराग्राफ मतलब 44 का जो है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, उसको ध्यान से एक एक चीज पढ़ना, क्योंकि हर एक चीज उससे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि जो ग्लैंड है वो ग्लैंड कितना है, 3 ग्लैंड है, लेकिन सेमिनल वेसिकल 1 पेयर है, प्रोस्टेट 1 इन नंबर है, बल्बो 1 इन पेयर है। इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, सबको याद आता है फेमिनल 1 पेयर है तो प्रोस्टेट भी 1 पेयर होगा, गलत, 1 इन नंबर है, इसको ध्यान रखना। और वहीं पे ये तीनों ग्लैंड मिलके सीमन प्रोवाइड करता है। सीमन एक ऐसा फ्लूइड जो सारा कुछ स्पर्म को प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन वगैरह देगा। तो सीमन का कंपोजिशन भी पूछता है, जो कि वहां पे लिखा हुआ है, सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, 2 से 3 बार पूछ चुका है कि कौन कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, वो ईयर है, ईयर तो नहीं है इसमें, ईयर है एक्चुअली, देखना होगा। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है 2 से 3 बार पूछ चुका है कि कौन कहाँ किस में है, ये पूछता है। ठीक है, कि मतलब कि सीमन प्लाज्मा या फिर सीमन में क्या क्या कंटेंट होता है, तो याद रखना फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, ये 3 को रट लो। ठीक है, इस तीनों के अलावा अगर कुछ भी होगा तो आंसर कहीं सही नहीं होगा, कहीं कहीं पे लिख देता है फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम और बाकी बात छोड़ देता है, फिर और सब ऑप्शन में अलग अलग रहेगा, तो आंसर तुम्हारा वही होगा। तो ये 3 ही वर्ड है इसको याद। बट अगर बात करते हैं इसमें और जैसे प्रोटीन वगैरह भी प्रेजेंट है, बट एनसीईआरटी में यही तीनों है, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये चीज है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, आओ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, नेक्स्ट चले जाओ तुम्हारा 45 पेज नंबर में। 45 पेज नंबर में तुम्हारा इनफंडिबुलम फिम्बरी, ये सब का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है। इनफंडिबुलम का काम क्या है, तो इनफंडिबुलम से पहले जो है फिम्बरी है, तो फिम्बरी का काम था कलेक्शन ऑफ ओवा, कहाँ से, फ्रॉम ओवरी से। वहीं पे तुमको एक लिगामेंट से कनेक्ट है, जिसको हम लोग यहाँ पे देखो, ये जो कनेक्शन है इधर, ये वाला फिगर में देखो कनेक्शन, ओवरी से जो यूट्राइन वॉल से कनेक्ट है वहां पे लिगामेंट है, और वो ओवरी से जो ओपन होता है फिम्बरी की तरफ, तो मेसेंट्रॉन बोलते हैं। ये सब है। ठीक है, और दूसरा चीज जो है इसमें जो ध्यान देने वाला है, जो कि लिखा हुआ है कि ओवरी जो होता है, ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवरी जो कवर्ड होता है उसको हम लोग एक इनक्लोज एक पार्ट है जिसको स्ट्रोमा, जिसको मेसेंट्रॉन भी बोलते हैं, वो इसमें आंसर है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। अब यही स्ट्रोमा जो डिवाइडेड होता है 2 जोन में, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला, इसको ध्यान देना है। उसके बाद ये फिगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है 13-14 में, तुमको दिख जाएगा ये वाला फिगर, और इसमें जो लेवल्ड है उसको ध्यान से करके जाना। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में पूछा हुआ है, कब पूछा ये भी बता ही देते हैं, क्योंकि ये इसका हमको याद है। हाँ 2011 में ये फिगर पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को लोग ध्यान देना। अब नेक्स्ट हम आते हैं
उसके बाद जो है तुम्हारा ये वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे देखोगे मॉन्स वगैरह जो लिखा है, लेविया माइनोरा, मेजोरा, हाइमन क्लिटोरिस, वहां से क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन मैच द कॉलम से आता है, ठीक है। वो क्वेश्चन हम तुमको ईयर बता देते हैं। अगर तुम्हारे पास बुक्स वगैरह होगा तो उसमें तुम प्रीवियस ईयर में देख सकते हो। वो था क्वेश्चन मैच द कॉलम में है 2016 फेज 2, ठीक है, जिसमें कॉलम 1 कॉलम 2 करके बनाया गया है। कॉलम 1 में लिखा है मॉन्स प्यूबिक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, इसका सही ऑप्शन है। दूसरा है एंट्रम। एंट्रम जो होता है वो क्या है, तो ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट है। और वो कहता है ट्रोफेक्टोडर्म, जो कि तुम्हारा इम्ब्रायो फॉर्मेशन में। और उसी में एक है निबेनकर्न। निबेनकर्न जो है एक्चुअली क्या है, निबेनकर्न का जो वर्ड आया है कहाँ से आया समझ लो, ठीक है। स्पर्म का जो स्ट्रक्चर देखते हो, तो ये स्ट्रक्चर तुमको दिखता है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। ये मिडिल पीस में देखो, निकाल के वो टॉपिक निकालो, पेज नंबर हम बता देते हैं। पेज नंबर है तुम्हारा, पेज नंबर है 48। देखो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ये मिडिल पीस है और ऊपर में इस तरह से हेड है, ये हेड पार्ट है, ये मिडिल पीस। ये जो अरेंजमेंट है, इस तरह का जो अरेंजमेंट दिया है, इसी को लिखा है निबर्नकर्न। और ये है वो, और वहां पे ऑप्शन है 2016 का फेज 2 का क्वेश्चन निबर्नकर्न, और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्पर्म, ठीक है। देखो ये हम कभी वर्ड नहीं सुने, लेकिन हम मॉन्स प्यूबिक सुने हैं, एंट्रम सुने हैं, और ट्रोकोफेंटेरॉन भी सुने हैं, जो कि एम्ब्रायो फॉर्मेशन में प्रेजेंट होता है। तो तुम्हारा 3 ऑप्शन से तुम्हारा आंसर आराम से बन जाएगा। अगर ये तुम नहीं सुने फिर भी, जो हम अभी क्वेश्चन लिए, तो वहां से तुम लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। अब देखो तुम्हारा ये वाला जो ऑप्शन है, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन एक बार मात्र आया है, और इसका सीरीज को याद करना, सीरीज बहुत पूछा जाता है इसका। फिगर के साथ जो है मेमोरी ग्लैंड, ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर तुम्हारा गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में सबसे पहले इस फिगर को ध्यान रखना, क्योंकि ये फिगर से लेबल आ सकता है। और इस फिगर में देखो जो सीरीज दिया हुआ है, ये प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है। क्या है, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये बहुत बार पूछा, 2009 में भी पूछा है, 13 में भी पूछा है, 16-17 में भी पूछा हुआ है, ठीक है। इवन 18 में भी एक कहीं पे पूछा हुआ है, मतलब सीरीज कि पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन। क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद स्पर्मेटिड, उसके बाद स्पर्मेटोजोआ। तो ये सीरीज 2-3 बार पूछ चुका है 10 साल के मतलब बीच में, ठीक है। सर तो यहाँ पे तो सर्टोली सेल्स ही है जो हम बोल रहे थे, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ, सर्टोली सेल्स यहाँ पे लेवल है, उसी में एम्बेडेड है उसका हेड। हाँ, लेकिन सर्टोली सेल का जो काम है ना, वो पता नहीं, सर्टोली सेल का तो काम आज तक हम यही सुने कि वो न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल लिख रहा है। सर्टोली सेल का काम है वही होगा। अगर हम सर्टोली सेल लिख रहा है तो देखो, सर्टोली सेल जो है वो जरूरी नहीं है कि सर्टोली सेल अगर वहां है तो वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए। बट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी अलग लेबल्ड है, सर्टोली सेल भी अलग लेबल्ड है, ऐसा नहीं है सर ऐसा लिखवाए थे ना कि जो स्पर्म का हेड होता है वो एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल्स में, वो डिफरेंशिएट होने के लिए स्पर्मेटोजोआ में। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट प्राइमरी हेड कनेक्ट है। तुम फिगर में भी देखो, हेड कनेक्ट दिख रहा है ऊपर में, हेड कनेक्ट है, वो हो सकता है, ये है। लेकिन ये नहीं बोल सकते हैं कि सर्टोली सेल ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। वो सही लिखा है, क्योंकि जब डिवीजन होता है तो तब तक तो उसको नरिशमेंट चाहिए ही चाहिए ना, तब तक वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो उसमें है, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्पर्म, अच्छा, एक प्रोसेस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, बता सकते हो? What is the function of, या फिर what is the difference
बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन? बताओ। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन और स्पर्मिएशन में जो सर्टोली सेल्स पता नहीं, भूल गए। वो रिलीज हो जाता है ना जब मैच्योर होगा, तो सर्टोली सेल तुम जैसे बोले कनेक्ट है और ये रहता भी है, जब उससे रिलीज हो जाएगा स्पर्मेटोजोआ तो ही उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन। अच्छा, कैपेसिटेशन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटेशन? या कैपेसिटेशन प्रोसेस क्या है? कैपेसिटेशन का मतलब होता है एक तरह का मूवमेंट करना। तो वो वेजाइना में वहां पे होता है। ठीक है, तो ये दूसरा गैमेटोजेनेसिस में तो प्रोसेस है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, ये जो हम पूछे कि डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इस पे ध्यान देना। और सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोनल रेगुलेशन, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो टॉपिक है इसका गैमेटोजेनेसिस का, तो oogenesis हो या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस हो, वो डायरेक्टली तुम्हारा कनेक्ट करता है ग्लैंड से, जो हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे, पिछले क्लास हम लोग कंप्लीट किए थे, केमिकल कोऑर्डिनेशन। यहाँ से उसका बहुत ज्यादा कनेक्शन है। तो कभी तुमको हार्मोन से रिलेटेड उसी चैप्टर में यहाँ से भी उठा के पूछ देगा, तो यहाँ और वहाँ दोनों को रिलेट करके पढ़ लेना। रिलेट तो कुछ करना है नहीं, ठीक है, उसमें है GnRH, LH, FSH, ठीक है। तो यहाँ पे कौन काम करता है? नहीं काम करता है वो, जैसे LH वगैरह यहाँ भी काम करता है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन वगैरह नहीं, डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन है, लेकिन फीमेल में वही FSH LH दोनों का डिस्टिंग्विश अलग अलग काम हो जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना, हार्मोनल रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इससे। ठीक है, अब देखो, जब गैमेटोजेनेसिस वाला बात, गैमेटोजेनेसिस वाला टॉपिक से तुम आगे बढ़ेगा तो स्पर्म का जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जरूर पूछता है। हेड पार्ट में सबसे ऊपर में कौन सा है? एक्रोसोम है। और एक्रोसोम कौन सा एंजाइम कंटेन करता है? वो थोड़ा अजीब नाम है, हाइलोरिनोडेज तरह का बोलते हैं, और उसका काम है ब्रेक डाउन या पेनेट्रेटिंग द ओवा। ठीक है, उसी के हेल्प से होता है। उसके बाद है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस हमेशा ओवल शेप में होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सर्कल में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेक। नेक का काम ज्यादा नहीं है, क्योंकि सेंट्रियोल एक तरह का फ्लैजेला है, तो मूवमेंट कराएगा ही। दूसरा है मिडिल पीस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह प्रेजेंट है, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है ताकि वो मूव कर सके। अब यहाँ पे जब तुम पढ़ोगे तो सबसे लास्ट में तुम देखना, ये वाला जो बता रहे हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि एक इजैकुलेशन में कितना स्पर्म का रिलीजिंग होता है। तो मिलियंस है, कितना? 200 to 300 मिलियंस है। उसमें से कितना है? तो 60% एक्टिव है, नॉर्मल शेप एंड साइज का, और 60% में 40% जो है हाईली मोटाइल या विग्रस रेट में होता है। और वही, तो उसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और एक चीज हमेशा तुमको ध्यान देना कि स्पर्म जो होता है, स्पर्म मात्र 10% स्पर्म बनता है। अगर फ्लूइड रिलीज हुआ है तो मात्र 10% ही स्पर्म कहेंगे, 90% वो सीमेन का कलेक्टिंग फॉर्म है। जैसे सीमन जो होता है 60% सेमिनल प्लाज्मा वेसिकल्स जो है, या प्लाज्मा जो है, वो जो फ्लूइड रिलीज करता है वो 60% स्पर्म का वो ऑक्यूपाई कर लेता है। प्रोस्टेट यानी 30% करता है, प्रोस्टेट एंड बल्बोडेथ्रोन मिला के 30% ऑक्यूपाई करता है। बाकी बात जो सेमिनिफरस ट्यूबुल से रिलीज हुआ वो वहां से 10% करता है। तो इसको ध्यान रखना है, सीमन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमन नहीं हुआ तो वो लिक्विड बेकार, मतलब वो स्पर्म सेल वो बेकार है, मतलब एक तरह का लिक्विड और कुछ नहीं है, ठीक है। और हाँ, इसमें जैसे तुमको फंक्शन पूछेगा तो एल्कलिनिटी कौन प्रोवाइड करता है? मिल्की व्हाइट स्क्लर कौन? मिल्की व्हाइट स्क्लर कौन देगा? तो प्रोस्टेट ग्लैंड। एल्कलाइन नेचर कौन? सीमेन, क्योंकि सीमेन का परसेंटेज सबसे ज्यादा सीमेन प्लाज्मा रिलीज करता है, सीमेन प्लाज्मा एल्कलिनिटी देता है, और वो न्यूट्रिशन वगैरह उसमें ऐड करके सीमेन एक बना देता है, एक फ्लूइड डाल के स्पर्म में मिल गया, और वो फिर इजेक्ट होता है, तो वो सब वहां पे। तो ये चीज देखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है तुम्हारा oogenesis, ठीक है। सीमेन प्लस स्पर्म को क्या बोलेंगे? सीमेन जो है ना, देखो सीमेन एक फ्लूइड फॉर्म है, वो स्पर्म में मिल जाता है, ठीक है ना। उसको कुछ कलेक्टिवली कुछ है नहीं, हम लोग बहुत जगह सीमेन ही यूज करते हैं, गैमेट को स्पर्म नहीं बोल के सीमेन भी बोलते हैं, क्योंकि
उस फ्लूइड में 90% तो सीमेन है, 10% स्पर्म है। तो कलेक्टिवली कुछ नाम ऐसा है नहीं, दिया हुआ नहीं है कहीं, इसलिए वो नहीं होता है। ठीक है, या तो सीमन या तो स्पर्म बोल सकते हो। हम इसलिए बता दिए क्योंकि जैसे हम लोग क्या दिमाग में रखने, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जो फ्लूइड निकला हुआ स्पर्म है वो मात्र 10%, अगर पूरे स्पर्म का लिया जाए तो मात्र 10% जो है वो स्पर्म जो बोलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से निकला हुआ वही चीज है। अगर उसमें जो 90% कंस्टिट्यूशन है वो ग्लैंड का कंस्टिट्यूशन है, जिसमें 60% सीमेन बोला जाता है और 30% एल्कलिटी वगैरह जो प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ग्लैंड जो रिलीज करता है सीमेन प्लाज्मा, या फिर जो ग्लैंड रिलीज करता है उसको हम लोग सीमेन कलेक्टिवली बोल दिए, जो कि 90% है, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जो रिलीज है वो 10% है। दोनों मिला के स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, बस ये चीज है, कलेक्टिवली कुछ है नहीं, वो चीज हो गई। हाँ, oogenesis में बहुत सारा कुछ पूछने वाला चीज है। देखो, oogenesis का मैकेनिज्म अगर तुम जानना चाहोगे तो ध्यान रखना, oogenesis जो है सबसे पहले स्टार्ट होता है फीटल स्टेज में, ये पता है। फीटल स्टेज में ही प्राइमरी oocytes बन के वहां स्टॉप कर देता है। ठीक है, Yes, sir. जब स्टॉप करता है तो उस टाइम पे उसका अगर फाइनल तुम शेप एंड साइज या फिर जो भी उसमें प्रेजेंट है वो देखोगे तो फॉलिकुलर सेल है, लेकिन उसके ऊपर में 1 लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल ही बना होता है, जिसको लोग प्राइमरी साइट्स बोलते हैं। जैसे ही माइटोटिक फेज, क्योंकि फॉलिकुलर सेल देखो फीटल स्टेज में मिलियंस ऑफ फॉलिकुलर सेल का डिवीजन कर लेता है, क्योंकि वो माइटोसिस करता है। जब मियोसिस करना स्टार्ट करेगा, और मियोसिस करना स्टार्ट करके जब प्रोफेज 1 में जाएगा तो वो फिर उसका जो डिवीजन है वो स्टॉप, मतलब अरेस्टेड। वो लिखा है कि फीटल लाइफ में किस स्टेज का, मियोसिस के किस स्टेज में अरेस्ट होता है, तो प्रोफेज 1, याद रखना, प्रोफेज 1 स्टेज में मियोसिस अरेस्ट कर जाता है, मतलब स्टॉप कर जाता है। और उस टाइम का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एक, ये मान लो सेल है, इसके ऊपर में एक लेयर ग्रैनुलोसा सेल का बन के तैयार हो जाता है, बस ये खत्म। यही है तुम्हारा प्राइमरी oocyte। जैसे प्यूबर्टी स्टेज आता है, ठीक है, अब एक है कि आखिर क्यों वो अरेस्ट करता है। क्योंकि अरेस्ट इसलिए करता है क्योंकि वहां पे हार्मोन वगैरह का काम उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे प्यूबर्टी लाइफ स्टार्ट होता है इन फीमेल का, हार्मोन अपना काम करना स्टार्ट करता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज करना स्टार्ट करता है, और ये जो है फॉलिकुलर सेल, फिर क्योंकि ये प्राइमरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte जब हम देखते हैं तो इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल बन जाता है। उसके बाद इसी में थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ये हो गया। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फाइनली जब टर्सरी जाता है तो टर्सरी एक तरह का मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल है, और जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल उसको टर्सरी oocyte को बोलते हैं, तो वहां पे एक साइड में ये हमारा ओवा का पार्ट है, और ये जो है ये खाली रहता है, जिसको हम लोग एंट्रम बोलते हैं। क्या एंट्रम बोलते हैं? ठीक है, अब ये यहाँ इसमें ओवा है। टर्सरी के बाद जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो ओव्यूलेशन हो गया, अब इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसमें फ्लूइड है, येलोइश फ्लूइड है, उसी को बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? प्रोजेस्टेरोन को लेवल को बढ़ाना। तो ये सब चीज पूछा है। एक और चीज है, देखो ये सब तो एंट्रम वगैरह देख ही लें, एक चीज पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज। तो देखो जब सेकेंडरी oocyte रिटेन कर जाता है, और जब रिटेन होता है तो वहां पे बहुत सारा साइटोप्लाज्म वगैरह हो जाता है। देखो जब प्राइमरी oocyte हम डायरेक्टली उसका ये प्यूबर्टी पहुंच गया, प्यूबर्टी स्टेज में प्राइमरी से सेकेंडरी, और सेकेंडरी में ही क्या होता है? फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है। टर्सरी में ये डिजनरेट, फिर सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। और जब एक सेल एक पोलर न्यूक्लियर है, एक पोलर बॉडी है, वो खत्म हो जाए, ये इसका कोई काम नहीं है, डिजनरेट कर जाएगा। लेकिन ये जो सेल है टर्सरी में जब आता है, जब सेल बनता है उसको कंडेंस साइटोप्लाज्म वगैरह है। वही क्वेश्चन वहां पूछ रहा है, देखो लिखा है पेज नंबर है 49, इसमें लिखा है 48 में, देखो नीचे में लिखा है secondary oocytes and teeny first polar body, the secondary oocytes retain bulk of the nutrients rich cytoplasm of the primary oocyte। 49 का सबसे ऊपर वाला देखो लिखा है कि secondary oocytes retain bulk of the nutrients rich cytoplasm of the primary oocyte।
क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि उसी पे क्वेश्चन पूछा है, कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज फॉर दिस? हाँ एडवांटेज है, क्योंकि सेकेंडरी फिर टर्सरी में जाएगा, हाँ, और न्यूट्रिशन देगा, टर्सरी में जाएगा, फिर वो आगे बढ़ बढ़ के कहीं ना कहीं उसको गैमेट बनाना है, और गैमेट में न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए, नहीं तो काम नहीं करने वाला है। ये उसके बाद उसका नेक्स्ट जब आओगे तो देखो लिखा है, डज द फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म आउट ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन फर्दर, ठीक है। At present, we are not very certain about this. The tertiary follicles further change into the mature graphene. अभी बताएं कि जब मेच्योर ग्राफियन हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्सरी स्ट्रक्चर, जिसमें एक तरफ पे कैविटी हो जाएगा और एक तरफ में ओवा आ जाएगा, और वो वहां से रिलीज करेगा, और फिर ओवुलेशन हो गया, बाकी कॉर्पस लुटियम चला गया, और कॉर्पस लुटियम जो है वो अपना प्रोजेस्टेरोन वगैरह काम करेगा, इधर ओवुलेशन स्टार्ट, ओवुलेशन हुआ, ओवा रिलीज हुआ, वो फिर अपना काम करना स्टार्ट। अगर फर्टिलाइज हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, अपना जो मैकेनिज्म है होगा। अब देखो नेक्स्ट में है हम लोग ओवुलेशन देखे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें कोई दिक्कत तुम लोग को नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछा जाता है, वो देखो एलएच सर्ग है, पेज नंबर 51 में लिखा हुआ है, अबाउट 40 डे ऑफ साइकिल, रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम। 51 पेज नंबर में तीसरा चौथा लाइन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें लिखा है, तीसरा लाइन में लिखा है, बोथ एलएच एंड एफएसएच एट एन पीक लेवल इन द मिड ऑफ साइकिल, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड एलएच सर्ग। ये डायरेक्टली पूछता है एलएच सर्ग किस डे में होता है, तो 14 डे ऑफ सॉरी मिडिल साइकिल ऑफ 14 डेज, ठीक है, मतलब 14वां दिन जो है वो एलएच सर्ग कहलाता है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है, और ये क्वेश्चन यहीं से आता है। बाकी बात इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैकेनिज्म तो पता होगा, उससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कॉर्पस लुटियम कब है, कब, किसके कारण, क्योंकि हार्मोनल रेगुलेशन का सारा जो है, सारा उठा के ग्लैंड से रिलेट करके पूछता है, ठीक है, ये चीजें, और तुमको वहां पे भी तुमको मिल ही जाएगा। हाँ, मेनोपॉज से एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, मेनोपॉज और मिनाज, तो मेनोपॉज से पूछा एक बार क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं फर्टिलाइजेशन इन प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन से एक पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कौन बताएगा? व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? एम्पुला, Ampullary region of the fallopian tube. नहीं, isthmus ampulla junction. हाँ, एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें देखो लिखा हुआ है एम्पुलरी isthmus जंक्शन, ठीक है, उसको ध्यान रखना। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, तो पहला ही पूछेगा कौन सा इंसेमिनेशन होने के बाद कहाँ पे, तो जंक्शन होता है एम्पुला और स्टमक के बीच में, वहीं पे साइट ऑफ एग्जैक्ट साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि उस जगह पे बहुत ही नैरो स्पेस है, वहां से सिर्फ और सिर्फ गैमेट ही जा सकता है और कोई नहीं। अगर एक बोलते हैं ना वन वे टाइप का है, अगर वहां से जा रहा है गैमेट तो उधर से कोई पास ही नहीं कर पाएगा, तो अगर वहां पे गैमेट है उधर से कोई आ रहा है तो दोनों को फ्यूज होना ही होना है। अगर उस साइड से थोड़ा सा आगे बढ़ गया या थोड़ा सा पीछे रह गया या टाइम पे नहीं उस जगह पे पहुंचे तो फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि ओव्यूलेशन के अगले एक हफ्ते तक फर्टाइल रेट बहुत ही हाई रहता है, क्योंकि उस टाइम तक ओवा उसी साइट के पास प्रेजेंट होता है। और अगर उसके बाद अगर 14 डेज के एक मतलब 21 डेज के बाद अगर इंसेमिनेशन होता है तो उस टाइम पे चांसेस बहुत ही कम है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो पाएगा, नहीं हो पाता। तो वो 7 दिन वहीं पे प्रेजेंट होता है, मतलब साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो एम्पुलरी isthmus जंक्शन, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन जो है वो इसमें तो डायरेक्टली एक ही लेयर है कि जोना पेलुसिडा को के कांटेक्ट में आता है, फिर वो ब्लॉक करता है, जैसे जोना पेलुसिडा पे पेनेट्रेट करेगा तो ऊपर में कोरोना रेडिएटा का कवरिंग हो जाएगा ताकि दूसरा जो स्पर्म है वो ना आ पाए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। कोरोना रेडिएटा तो पहले है ना सर? हाँ, कोरोना रेडिएटा, सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा, देखो कोरोना रेडिएटा पहले ऊपर में है, ठीक है, उसका जोना पेलुसिडा है, लेकिन एक्सोसोम उसको पेनेट्रेट करता है, पेनेट्रेट करके अंदर आएगा, जोना पेलुसिडा में जब ब्रेक करेगा, आई मीन उसको पेनेट्रेट करेगा, तो ऊपर में कोरोना रेडिएटा सेल वो स्टिप की तरह कवरिंग कर लेता है ताकि दूसरा जो है वो ना कर पाए, कॉर्टिकल इसको हम लोग बोलते हैं, वहां वो चीज होता है। उसके बाद पे पेरीविटलाइन स्पेस करके जो लेबल है वो क्या है? प्रीविटलाइन स्पेस जो होता है ना, वो एक तरह का मतलब
लेयर ही है, उसमें कुछ है नहीं। जोना पेलुसिडा होता है, उसका पेरीवेंट्रल लाइन स्पेस, फिर वो बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। इसको ब्रेक करेगा, जोना पेलुसिडा ब्रेक हो गया तो वो तुरंत अंदर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सर पेरीवेंट्रल लाइन। हाँ, फर्टिलाइजेशन के टाइम में टेल तो बाहर ही रह जाता है ना सर स्पर्म का, हाँ। तो अगर वो अंदर चला भी गया तो कुछ हार्म करेगा क्या? नहीं, हार्म कुछ तो मैकेनिज्म होगा। हार्म तो उसका कोई काम, फ्लैजिला है वो एक लेयर है, उसको बाहर ही रहना है, क्योंकि मेनली काम क्या है स्पर्म का, न्यूक्लियस को भेजना है बाहर। हेड पार्ट ही जाके मतलब उसका मेन कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वही पे न्यूक्लियस है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो उसको प्रोवाइड करता है स्विमिंग, आई मीन मूवमेंट के लिए। तो हार्म तो कुछ ना कुछ होगा, अब ऐसा मैकेनिज्म है, एग्जैक्टली हमको नहीं पता है। ठीक है, बट क्योंकि वो देखो वो फ्लैजिला रीजन है, उसका कोई फंक्शनिंग नहीं है जायगोट, क्योंकि वहाँ दो न्यूक्लियस का जो फ्यूजन होता है, मैकेनिज्म होता है, उसमें फ्लैजिला का क्या काम है, कोई काम नहीं, इसलिए वो अंदर नहीं जाता। ठीक है, ये भी है, और हार्म तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, वो चीज हो गया। उसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन है वही है क्लीवेज। अच्छा, क्लीवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, बता दो। क्लीवेज में सेल बस बनता है अंदर में, और वो एक सेल में ढेर सारा होता है न्यूक्लियस, मतलब वो कौन सा क्लीवेज में, हाँ वही होता है, मतलब एक सेल्स रहेगा उसमें ढेर सारा अंदर, जैसे प्लाज्मोडियम जैसा। अच्छा, एक बात बताओ, अगर क्लीवेज होना स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे जो सेल का हाँ हाँ, डिवीजन हो जो रहा है तो उसमें न्यूक्लियस नहीं है क्या? न्यूक्लियस है। तो एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस कैसे हुआ? क्लीवेज में ऐसा तो नहीं है कि न्यूक्लियस एक सेल है उसमें ज्यादा न्यूक्लियस है, ऐसा तो नहीं है। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक जो रेशियो को मेंटेन करता है उसको बोलते हैं क्लीवेज। ये भी बोल सकते हो, बट एग्जैक्टली कैसे तुम समझोगे? देखो, माइटोसिस एंड क्लीवेज सेम थिंग है, उसमें सेल डिवीजन इसमें भी हो रहा है, इसमें हो रहा है, तब ना हम लोग 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, सेल का 8 साइज सेल्ड। इंक्रीज नहीं होता है। गुड। क्लीवेज में सेल का साइज इंक्रीज नहीं होगा, वो घटेगा और जुटेगा, घटेगा और जुटेगा। तभी जब एम्ब्रायो बनता है तो एक कोना में पूरा क्लस्टर ऑफ सेल आ जाएगा, और एक साइड में, एक पार्ट में क्लस्टर ऑफ सेल, और एक साइड क्या रहता है, खाली रहता है। ठीक है, और वही फिर अटैच होगा, इम्प्लांट कर गया, और वो फिर लेयर बनाएगा, एम्ब्रायनिक लेयर, तीनों लेयर बना देगा, एक्टो मेसो एंडो, तब अपना वो ऑर्गन एंड टिश्यू का फॉर्मेशन जो भी है पूरा ऑर्गन को डिराइव करना। क्लीवेज साइज कभी नहीं बढ़ाता है, माइटोसिस में साइज बढ़ सकता है और बढ़ता भी है, क्लीवेज में ऐसा नहीं होता है। क्लीवेज डिवाइड हुआ, छोटा हो गया, डिवाइड हो गया, छोटा हो गया, तब ना बोला जाता है। और तो हाँ, फिर जाइगोट जो है उसका साइज ब्लास्टुला से मतलब बड़ा होगा, जाइगोट का साइज। ब्लास्टुला अलग स्टेज है, जाइगोट जो है, ब्लास्टुला अलग स्टेज है। ब्लास्टुला में हम सेल्ड का नंबर ऑफ सेल्ड देखते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो एक सेल है तो सेम साइज का रहेगा, चलो 4, 5, 4, 8, 10 में ही बड़ा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। जब तक एम्ब्रायनिक लेयर नहीं बनता है तब तक सेल का डिवीजन का जो साइज होता है, सॉरी सेल का जो साइज होता है डिवीजन का, तो छोटा रहता है, बस इतना समझो। हाँ, मॉरुला ब्लास्टुला का शेप एंड साइज जो होता है ना, वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो मॉरुला का स्टेज ही छोटा हो जाएगा, नहीं, सेल वही है, लेकिन उसके अंदर में जो सेल का नंबर है वो बढ़ रहा है, ऐसा होता है, बस समझ आया? हाँ, वो चीज है। तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हमेशा डिवीजन में, आई मीन हम लोग जब एम्ब्रायनिक फॉर्मेशन पढ़ते तो सबसे पहला डिवीजन में क्लीवेज फॉर्मेशन ही लिखता है, क्लीवेज डिवीजन हो रहा है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? तो फीमेल के केस में जो कहते हैं कि वहाँ पे पहले सारा ये ओगोनिया सेल्स बन जाता है, तो वो कौन से स्टेज पे बन जाता है? ओगोनिया सेल पहले बन जाता है, मतलब कोई फीमेल है तो, मतलब अगर फीमेल है तो उसमें बन जाता है ना पहले ही हाँ ओगोनिया हाँ हाँ सेल्स, हाँ हाँ हाँ। तो वो कौन से स्टेज में बन जाता है? ओवरी के अंदर सेल क्या बनेगा, देखो ओवरी के अंदर में जो सेल है जिसको हम लोग प्राइमरी oocytes बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी oocytes के पहले जो फॉलिकुलर सेल है वो बहुत सारा डिवाइड है। पहला देखो, जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है तो इन फीटल स्टेज फॉलिकुलर सेल जो बनता है ओवरी के अंदर में, वो माइटोटिक डिवीजन करके नंबर बहुत बढ़ा लेता है, मिलियंस ऑफ फॉलिकुलर सेल होता है, लेकिन जब प्यूबर्टी आता है तब तक वो डिजनरेट तब तक करके
वो 6,000 to 8,000 सॉरी 60,000 to 80,000 के अप्रॉक्स में फॉलिकुलर सेल बचता है। तो फीटल स्टेज में ही बहुत सारा उगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। उगोनिया क्या, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, फॉलिकुलर सेल बोल सकते हैं उसको, प्राइमरी फॉलिकुलर के पहले भी फॉलिकुलर जो होता है ना, प्राइमरी फॉलिकुलर मतलब वहां पे उसका देखो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, सब में कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर का चेंजिंग है। उसके पहले जो सेल होगा, नॉर्मल फॉलिकुलर सेल होगा, वही उगोनिया है, और वो माइटोसिस करके बहुत सारा नंबर बढ़ाता है और मिलियन ऑफ उगोनिया फॉर्मेशन कर देता है। कब? फीटल स्टेज में। लेकिन जैसे ही मियोसिस के प्रोफेज 1 में जाता है, फीटल स्टेज में उसको अरेस्ट कर देता है, मतलब स्टॉप, डिवीजन वगैरह जो स्ट्रक्चर का चेंजिंग है स्टॉप। मतलब प्राइमरी साइट ओवरी में बन जाता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारा बन जा गया उसका। जैसे ही बेबी बर्थ हुआ और वो प्यूबर्टी तक आते आते उसका बहुत सारा सेल जो है वो डिजनरेट करके बस बचता है कितना, 60 to 80,000 प्राइमरी उस साइड। उसके बाद वो और डिवीजन करेगा और स्ट्रक्चर में चेंजिंग करेगा, तो सेकेंडरी और स्ट्रक्चर करेगा, तो टर्सरी जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, फिर ओव्यूलेशन हो गया, फिर अपना मैच्योरेशन स्टार्ट करेगा। तो वही बोल रहे फीटल में मतलब कौन सा, जैसे ब्लास्टुला हुआ, मोरुला हुआ, तो ब्लास्टुला मोरुला से भी पहले कि बाद में? अच्छा, फीटल मतलब फीटस स्टेज, फीटल स्टेज समझ रहे हो? फीटल वही जाइगोट बनने के बाद ही वाला, फिर उसके बाद आगे इम्प्लांट, इम्ब्रायो जो है ना, इम्ब्रायो अलग स्टेज है। इम्ब्रायो में बहुत सारा सेल होता है, लेकिन जब फीटस है मतलब ऑर्गन डेवलप करना स्टार्ट हो चुका है। तो जब ओवरी बन जाता है, कि 5वां से 6वां महीना में ओवरी बनना स्टार्ट हो जाता है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है वो बन जाता है, उसके बाद से ये सब मैकेनिज्म स्टार्ट है जो प्राइमरी साइट तक आके रुक जाता है। समझ में? तो फीटल मतलब वो सेल तो बाकी नहीं है, वो इम्प्लांट के बाद का स्टेज। मतलब देखो, जैसे जाइगोट बोला तो मतलब जाइगोट मतलब समझ गया, इम्ब्रायो बोलता है तो क्लस्टर ऑफ सेल, और उसमें वो सेल तक ही है, अभी लेयर नहीं बना है, क्योंकि उसके बाद एम्ब्रायनिक लेयर बनता है। एम्ब्रायनिक लेयर बनने के बाद ऑर्गन टिश्यू जो भी बनना है बनेगा। तो जैसे ही ऑर्गन बनना स्टार्ट हुआ बॉडी में, तो वो फीटल स्टेज आ जाता है, ठीक है, जो कि फीटल केयर भी बोलते हैं। तो उस स्टेज में जो रूटीन चेकअप होता है, जो बोलते हैं रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ता है प्रेग्नेंट वुमेन को, क्यों? क्योंकि देखता है डेवलपमेंट सही से हो नहीं रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अलग चीज है। बट फीटल स्टेज मतलब ऑर्गन वगैरह कुछ डेवलप हो चुका है और हो रहा है, मतलब वो मैच्योरेशन के पीरियड में चल रहा है, ठीक है। तो सर 1 मंथ में तो हार्ट डेवलप हो ही जाता, हार्ट? हाँ, पहला मंथ में हार्ट हो जाता है, तो वही बोले, फिर तो उसको फीटस बोल ही सकते हैं। हाँ तो हम तो बोले कि ऑर्गन डेवलप हो गया, फीटस हो गया, ठीक है। और हम तो बोल रहे हैं कि जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसका 1 सप्ताह के बाद ही वो एम्ब्रायो बन गया, एम्ब्रायो अटैच भी हो जाता है। मैक्सिमम 7 days 8 days में एम्ब्रायो अटैच, इम्प्लांटेशन 7 दिन से 8 दिन में हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद। अब उसके बाद उसको 7 से 8 दिन में जब हुआ तो एम्ब्रायनिक लेयर बनाने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि सेट ऑफ एम्ब्रायनिक लेयर का भी एक मैकेनिज्म है, जो हम लोग एमनियन कॉरियन वगैरह जो पढ़ते हैं, वो लेयर बना। अब फर्स्ट मंथ में ही हार्ट बन जाता है, चाहे मेल हो फीमेल, तो वो फीटल आ गया, ठीक है। मतलब ऑर्गन डेवलप मतलब फीटल, ऑर्गन नहीं है तो एम्ब्रायो, समझ में आया? यही चीज होता है। तो हम लोग, हाँ, फर्टिलाइजेशन है। इम्प्लांटेशन में हाँ, क्लीवेज हम इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि ये वाला स्टेज पूछता है, जो मोरुला ब्लास्टुला वाला ये वाला पूछता है, इसमें लिखा है ब्लास्टोमियर किसको बोलता है, 2486 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियर, उसका ट्रोफोब्लास्ट है इनर मार्सल। तो एम्ब्रायो जब बनेगा, कंप्लीट जब एम्ब्रायो बन जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये हमारा ऊपर का लेयर है, यहाँ तक सेल है, इसी को बोलते हैं इनर मास सेल, और इससे क्वेश्चन पूछता है इनर मास सेल। और ये जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, बोल दिए, ठीक है। अब ट्रोफोब्लास्ट इसका प्रोडक्शन करेगा, अटैचमेंट में काम आएगा, लेकिन इनर मास सेल ही अल्टीमेटली क्या बनता है, फीटस बनता है, क्योंकि हाँ, क्योंकि यही एम्ब्रायो बनाएगा, एम्ब्रायनिक लेयर बनाएगा, फिर फर्दर ये आगे चल जाएगा, ठीक है। तो वो अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में हार्मोन को याद करके चल जाए, इससे ज्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा है, हार्मोन से भरा हुआ क्वेश्चन है। अब ये जो हार्मोन है, इस पूरा देखो, दिख रहा होगा तुमको ये वाला जो ब्लू है मेरा दिख रहा होगा, वहां से नीचे तक उस पैराग्राफ में सिर्फ हार्मोन है और उसके अलावा कुछ नहीं है बस। तो इसमें हार्मोन से एक
डाउट था, तो इसमें एस्ट्रोजेंस लिखता है और प्रोजेस्टोजेंस लिखता है, तो हम लोग तो पढ़े थे कि हार्मोन्स में हाँ बोलो बोलो। हेलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हेलो हाँ सर बोलो, क्वेश्चन बोलो, क्या बोल रहे थे? चलो ठीक है, नहीं कोई पूछना था क्या? गायब हो गई वो। हो गया उसका, ये छूट गया लग रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो जो है वो हार्मोन से रिलेटेड जो है वो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्लेसेंटा वगैरह है। और ये जो हार्मोन है, ये जो हम ब्लू में देखें, तुम लोग भी देख सकते हो इनसाइड में बोल्ड लेटर पे दिया हुआ। और ये पैराग्राफ में बहुत अच्छा जो है कुछ कुछ क्वेश्चन है, जैसे लिखा हुआ है कि HCG, HCl और रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो डायरेक्टली पूछ लेता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। तो HCl इज अ प्रोलैक्टिन, HCG क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड रिलैक्सिन जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन है, ठीक है। तो ये सब जो हार्मोन है ड्यूरिंग, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन कौन सा हार्मोन है, तो ये 3 हार्मोन इसको याद रखना है, इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, ठीक है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिखा है, नेक्स्ट में देखोगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ अदर हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजेन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन इट आर इंक्रीज सेवरल फोल्ड एंड मैटरनल ब्लड। सही बात है, क्योंकि ये सब हार्मोन डायरेक्टली बेबी के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन रहेगा और हमेशा रहता, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट और है जो कभी कभार क्वेश्चन पूछता है बट क्वेश्चन वहां से निकलता है, वो है ड्यूरिंग gestation period, I mean जो gestation period है हर एक मंथ में या फिर हर एक 3 2 महीना में जो बनता है वो जो है वो क्या है। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ, तो 5 मंथ में क्या बनता है, तो वो ऑर्गन को याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी तक में हम देखें 1-2 बार क्वेश्चन पूछा है, एक बार पूछा है 5वां महीना में क्या क्या बन जाता है, तो ब्रीस्ट वगैरह हेयर वगैरह बनता है, तो वो क्वेश्चन वहां से पूछता है क्योंकि तुम्हारा सबसे लास्ट में है, ठीक है। पार्चुरेशन वगैरह जो है उसके पहले ये वाला पोर्शन पैराग्राफ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ समझाने के लिए है ना, बस इसको रटना पड़ेगा। अब एक लास्ट है तुम्हारा पार्चुरेशन, लैक्टेशन। पार्चुरेशन में वही है, ऑक्सीटोसिन का मैकेनिज्म पूछेगा और लैक्टेशन में जो है प्रोलैक्टिन का मैकेनिज्म पूछता है, और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो वहां सबसे करके रखना और क्वेश्चन को बनाओ। प्रीवियस ईयर का 5-7 साल का क्वेश्चन जरूर बना, क्योंकि कुछ कुछ चीज है जो तुमको एनसीईआरटी में नहीं है, बस वो थोड़ा सा लिख के निकल गया, जैसे स्पर्मिएशंस वगैरह, स्पर्मेटोजेनेसिस वगैरह क्या क्या है। तो वो हार्मोन्स वाला पूछना। बोलो बोलो बोलो। हार्मोन्स, हाँ हाँ से वो एस्ट्रोजेंस और प्रोजेस्ट्रोजेंस दिया है। हम लोग हार्मोन्स में पढ़े थे कि सिर्फ वो ओजेंस अगर लग जाता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है, तो इनएक्टिव क्यों रहेगा? एक सेकंड रुको। ओजेंस में क्या बताते, इनएक्टिव हो जाएगा। यस सर। इनएक्टिव का तो केस हमको नहीं दिख रहा है इसमें कोई।
देखो एक्चुअली देखो हम बता सकते हैं क्योंकि हमको ये इनएक्टिव वाला तो हमको नहीं पता, वो हम बुक देख रहे थे। प्रोजेस्टेरॉन में क्या है फंक्शन, फंक्शन पता है कि नहीं, पहले ये बताओ। नहीं सर। सर किसका? वही प्रोजेस्टेरॉन जो है, वही सर ना, प्रोजेस्टेरॉन वो नहीं है। हाँ हाँ, तो उसका यूज बस दो है, एक है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, और दूसरा चीज होता है ओव्यूलेशन, वो नहीं होने देता है, प्रिवेंशन ऑफ ओव्यूलेशन, क्योंकि दूसरा ओव्यूलेशन वो ओवरी वाला जो काम है वो नहीं करने देगा। क्योंकि हम लोग ऐसे जानते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में वुमेन जो है ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन का रिलीजिंग करता है, लेकिन वहां पे तो कुछ है नहीं, अब ओवरी वगैरह तो है नहीं, फॉलिकुलर सेल वगैरह तो है नहीं, तो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, ठीक है, उसका काम है मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, वो जस्ट लाइक अ प्रोजेस्टेरॉन ही काम करता है, और इसका एक और काम है कि ये प्रिवेंशन ऑफ ओव्यूलेशन, अदर ओव्यूलेशन को नहीं होने देगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म यही है। इनएक्टिव केस हमको नहीं आइडिया है, बुक्स में नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम उसको नहीं देखे हैं अभी तक, ठीक है। उसको हम देख के देखते हैं क्या है, आगे हम देखेंगे, ठीक है। और तुम लोग जो भी तुम नई क्वेश्चन हो पा रहा है, आई मीन यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो एक बार जरूर चैट वाले में जो श्रीवास्तव ऐप में उसमें जरूर भेज दिया करना, ठीक है, क्योंकि उसमें खोलेंगे तो एक बार हम यही देख लेंगे, ठीक है ना। बाकी बात जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसमें इतना पढ़ो जाते। हाँ, एक बोल रहे थे कि क्वेश्चंस बनाना, 5-7 साल का क्वेश्चन बनाना जरूर तुमको, क्योंकि कुछ कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, और वो वहीं से क्लियर होगा, ठीक है। और क्योंकि देखो जो बेसिस क्या है एनसीईआरटी है, तो मैक्सिमम क्या है एनसीईआरटी को ही प्रिविलेज हम लोग भी करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज है जो एक्स्ट्रा है, जो हम लोग को क्वेश्चन में दिखेगा, और वो बहुत दूर का नहीं है, 12, 13, 15, 17 में क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, उस चीज को भी हम लोग डील करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है, तुम्हारे लिए मेरे लिए भी। तो क्वेश्चन बनाना, क्योंकि ये सब ऐसा फिजियोलॉजी यूनिट आ जाता है ना, तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है जो थोड़ा बाहर से रहेगा, क्वेश्चन बाहर से कुछ जो रहेगा, जो भी जैसे निवर्णकरण बताया माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, तो वो मिडिल पीस में जो स्ट्रक्चर, वैसा स्ट्रक्चर को ही पूरे को निवर्णकरण बोला गया है, उसमें था। तो इस तरह का कुछ कुछ चीज है जो तुमको मिलेगा, जैसे प्रोजेस्टेरॉन बोले, ठीक है। जैसे तुम बोले इनएक्टिव, तो हम इनएक्टिव का तो नहीं जानते हैं कि अगर लग जाएगा तो ऐसा वर्ड्स में वो इनएक्टिव हो जाएगा। हमको जहां तक पता है, क्योंकि प्रो जिस एंजाइम में प्रो लग जाता है केमिकल में, वो इनएक्टिव केस में रहता है, ये चीज हमको पता है। लेकिन अब देखेंगे ये वर्ड का नया, ठीक है ना। और बाकी बात तो सारा बता दिए, उसको करो, फिगर वगैरह जरूर करना, सीरीज वगैरह जो। हाँ बोलो। तो फिगर में बोल रहे थे कि जो फर्स्ट फिगर है, मेल हाँ पेल्विस शोइंग सेक्शनल व्यू, वो सब फिगर उतना क्लियर नहीं है, मतलब उसका लेबलिंग जो किया है वो तो समझ में नहीं आता, इसको तो कहाँ देखो से मिल वो सकता सब है ये? कुछ, देखो वो सब, हाँ वो सब नेट वगैरह से सर्च कर सकते हो, बुक्स वगैरह में तो जैसे मेरे सेम ही एनसीईआरटी में तो रहता है सर नेट में। क्लियर है। हाँ देखो, वो तो बस जैसा साइज, मतलब जो उसका मतलब व्यू है ना, उस व्यू में नहीं होगा, मतलब क्लियर सही में नहीं दिखेगा कौन कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं दिख पाता है। आप देखो जैसे मान लो इसी में इतना ज्यादा लेबल दिया हुआ है कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, वो चीज होता है, तो उसको थोड़ा सा। और ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन को तुम अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ भी देंगे, बट कर लेना, क्योंकि फिगर से कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। और मेल एंड फीमेल में तो खैर मेल का ये इम्पोर्टेंट है, और फीमेल का जो है वो जो आया हुआ क्वेश्चन वो तो दिखाई नहीं दिया, वो इम्पोर्टेंट है, उसको कर लेना और क्या। बाकी बात क्रॉस सेक्शन और इसमें तो थोड़ा दिक्कत तो होता ही है, थोड़ा आराम से समझना पड़ेगा। तो सामने व्यू रहता है तो क्लियरली दिखता है कौन कौन कहाँ प्रेजेंट है, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल जेनेटिलिया अगर ऐसे दिखेंगे, अगर आधा कटा हुआ दिखेगा तो हम लोग नहीं लेबल कर पाए, लेकिन सामने से दिखेगा तो क्लियरली पता चल जाता है। तो वो सब चीज थोड़ा सा इशू है, तो उसको थोड़ा देखो, कोशिश करो, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है ना। और कोई दूसरा उपाय है नहीं फिलहाल, ठीक है। तो हाँ, एक चीज और देख सकते हो कि बहुत सारे यूट्यूब वगैरह में उसका एनिमेशन वीडियो वगैरह चलता है, उसको देख के लेवल पहचान सकते हो, ठीक है, वो एक हेल्प हो सकता है, ठीक है। ठीक है फिर, और नेक्स्ट सर चैप्टर है हाँ बोलो। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो बोलो बोलो। जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, जैसे वो
कैट हो गया, हाँ मतलब डॉग, हाँ तो हाँ उन लोगों में जैसे बाकी अगर सीजन नहीं है और अलग कोई टाइम है तो उस टाइम में एफएसएस का कोई फंक्शन नहीं होता है। नहीं, उस टाइम पे उनका जो ओवा होता है ना, ठीक है, ओवा बनता ही नहीं है। आई मीन फीमेल गैमेट, गैमेट भी बनना चाहिए ना मेल फीमेल दोनों में, तो वो बनता ही नहीं उस टाइम पे, इसलिए बोला जाता है सीजनल ब्रीडर। तो तो हार्मोन कोई ही कोई सीक्रेट होता है। मैमल, क्या क्या बोले हार्मोन? सर जो उसका हार्मोन है एफएसएच, तो सीक्रेट नहीं होता होगा उस टाइम, या फिर इनएक्टिव होता एफएसएच होगा। इनएक्टिव होता होगा, सीक्रेट होता होगा, इनएक्टिव होता होगा, ठीक है, इनएक्टिव होता है। तो कोई कोई मैमल्स जो होता है वो एक बार में एक से ज्यादा चाइल्ड बर्थ करता है, मतलब ट्रिपलेट होता है या 4 होता है, हाँ तो हाँ उसमें हाँ पोलर हाँ बॉडी, क्या पोलर बॉडी नहीं बनता है? अच्छा, पोलर बॉडी का क्या काम है उसमें? ठीक है, पोलर बॉडी तो ठीक है, लेकिन हो सकता मतलब है वहां काम पे नहीं बोल बहुत रहे कुछ। सर वो। हाँ मतलब पोलर बॉडी नहीं बनता, हाँ वो बोल सकते हो, उसका कोई काम नहीं, मतलब फिजियोलॉजिकल के हिसाब से एडेप्टेशन भी है एक्शन, तो पोलर बॉडी वहां नहीं बनता, एक से ज्यादा ओवा वगैरह बन जाता है, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है कि एक ही ओवा है तो 2-3 स्पर्म एक साथ चूज कर जाएगा, वो भी केस कभी कॉल आ जाता है। जो ऐसा नहीं कि जानवर लोग जुड़वा नहीं होता, वो लोग भी होता है, बट बहुत बहुत रेयरली है, बहुत कम रेट। हाँ वो लोग का ओवा जो एक से ज्यादा हो जाएगा तो फ्यूजन हो जाएगा, वैसा होता है, पोलर बॉडी वहां नहीं बनता है, ठीक है। ठीक, और कुछ? डेट के बारे में कुछ पता चला सर, एक्सटेंड हुआ नीट वाला? एक्सटेंट होगा, मत परेशान मत, एक्सटेंट होगा कंफर्म है। जिस तरह का केस बढ़ रहा है ना, एक्सटेंट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। कोई बोलता है और होगा, नहीं बोलता है तो बोलते हैं नहीं होगा। सर सीबीएसई वाला तो एग्जाम में नहीं नहीं हुआ? होगा। क्या सीबीएसई वाला जो होना था 2 तारीख को, वो तो नहीं हो रहा है, हिंदी वाला? बोल तो रहे हैं तुमको कि सीबीएसई क्या, वो पूरा वहां पे जो है ना, वो शिक्षा मंत्री सेंट्रल में, ठीक है, वो बोल चुका है कि सितंबर अक्टूबर में जाएगा, ठीक है। बस वो 25 तारीख का वेट कर लो, एग्जाम के 2 से 3 दिन पहले ही उसको निकालने वाला है, पहले अभी कुछ नहीं निकालेगा, ठीक है। और चांसेस बहुत ज्यादा, इवन दिल्ली, बम्बई एंड गुजरात वगैरह सब में तो सीधा बोल दिया कि हम इस साल इंस्टीट्यूशन खोलेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। दिल्ली और बम्बई ही नहीं खोलेगा तो सोचो, जबकि दिल्ली में, बंबई में, राजस्थान यूपी तो वगैरह में, खुल रहा है सर। यूपी खुल रहा है ना, अभी खुला नहीं ना इंस्टीट्यूशन, अभी कुछ नहीं खुला है, खुलने का इंस्टीट्यूशन भी नहीं नोटिस दे दिया है। दे दिया है ना, खुलने दो, फिर बंद करेगा, टेंशन मत लो। लॉकडाउन फिर कर रहा है ना सब जगह, अभी झारखंड में भी हो गया 31 जुलाई तक हो गया ना, तो सब जगह हाँ करने, क्योंकि अभी संभावना बहुत खराब है, क्योंकि जुलाई में फिर डबल होने वाला है। अभी 5 लाख है तो जुलाई में 15 से पार चला जाएगा, अगर लॉकडाउन नहीं करेगा ना तो फिर। और ये बोला गया है बहुत सारे, इंडिया को लेके जो है ये बोला गया है कि ये मैक्सिमम 21 लाख तक इन्फेक्टेड हो सकता है, और होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब जब न्यूज आएगा तो कोई चाहेगा कि हम इतना बड़ा एग्जाम देने, और छोटा मोटा एग्जाम है, 16 से 17 लाख स्टूडेंट को मेंटेन करना मजाक है? बोलो, कितना भी कुछ हो जाए, मतलब एक इन्फेक्टेड का मतलब है, सोच लो कितना ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाएगा अगर कोई एक सेंटर में पहुंच गया तो। और ऐसा कंडीशन है, एसिम्टोमेटिक तो इतना ज्यादा मिलने लगा है ना, पता ही नहीं चल रहा है कि है उसको, तो थोड़ा सा केस बहुत ज्यादा। हाँ ये चीज बेहतर है कि अभी तक में जो भी है, तो इंडिया का जो कोरोना रिपोर्ट है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन रिकवरी भी उसी हिसाब से हो रहा है, डेथ रेट कम है, ये सब एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन इन्फेक्शन बढ़ना, कहीं ना कहीं प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना, हॉस्पिटल तो है नहीं उतना कि वो कर दे। अब देखो क्या है, दिल्ली वगैरह सब में देखो हॉस्पिटल में जाने से मना कर दिया, बोला कि नहीं हम घर पे आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तो घर पे जाता सारा मेडिकल टीम जाती है, उसको ऑब्जर्व करता है, तो ये सब चीज हो है, बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। 15 जुलाई तक वेट कर लो, उसके बाद आ जाएगा। और मैक्सिमम चांसेस है कि 95% चांस है कि वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि पर डे 15,000 18,000 के हिसाब से अगर बढ़ेगा तो दिक्कत है ना, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो है आगे का चैप्टर करेंगे जेनेटिक्स, ठीक है। तो वो करके आना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम बताएंगे भी, कहाँ कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा उसमें, ठीक है। और फर्स्ट चैप्टर को बहुत अच्छे से करना,
क्योंकि है चैप्टर छोटा लेकिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा है। सेकंड चैप्टर भी है तो सेकंड चैप्टर भी अच्छे से करके ना, और थियोरिटिकल वगैरह पहले उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करना, कौन कहाँ एंजाइम कहाँ क्या काम कर रहा है, क्योंकि सेकंड चैप्टर में बहुत सारा मैकेनिज्म तुम लोग पढ़े होगे, तो एंजाइम्स वगैरह उससे स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बहुत बन जाता है, ठीक है। लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन, तो उसके बाद फिर तुम्हारा ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, लैक ऑफ, हर एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और अभी इधर 2-3 साल से उस चैप्टर को ज्यादा वेटेज दिया गया है, तो मतलब उसको करके आना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग जेनेटिक्स में मिलते हैं, ठीक। बाकी बात जो है आगे क्वेश्चन बना के रखना, अगर प्रॉब्लम हुआ तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, है ना। ठीक।